जो मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, द लेक्चर विच आई एम प्रोवाइडिंग यू राइट नाउ, आई विल प्लेस दिस ऑन योर स्क्रीन, यू कैन कॉपी डाउन दैट लेक्चर। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी दैट एक्सप्रेसिंग हीट चेंज, हीट चेंज को एक्सप्रेस किस तरीके से किया जाता है। तो उसके लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल ले लूँगा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको अर्ली क्लासेस में बता दिया था कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर की तरफ आएगी और जो कंटेनर रहता है वो फिंगर से टच करने पे आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होता। सो द एग्जाम्पल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वी हैव कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू that is carbon dioxide. Okay, so for that I am just first I am writing the physical state of this. As you know that carbon is nothing but solid, so I am placing this as S, and oxygen is nothing but, we know that this is an gaseous, oxygen is gas, so I am placing this as G. And carbon dioxide is also gas, you know that the gas which we are exhaling is nothing but carbon dioxide. So I wrote the exothermic reaction C plus O give rise to CO2. So just I express first physical states. After expressing the physical states I am just expressing it as heat change. So यहाँ पे heat change के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस Q। तो जब मैं प्लस Q करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इसका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको सेम पहले फिजिकल स्टेट को एक्सप्रेस करना है, फिजिकल स्टेट एक्सप्रेस करने के बाद आप उसका हीट चेंज। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। यू कैन सी हियर N2 plus O2 give rise to 2NO। हियर N2 इज नथिंग बट, ये तो नाइट्रोजन है तो आप क्या करेंगे, G लिख लेंगे सिंपल, और ये भी क्या करेंगे आप, G लिखेंगे जो गैस है। तो यहाँ पे भी ये भी गैस है तो ये भी G आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्लस Q हम क्या करेंगे, माइनस Q लिखेंगे। तो ये माइनस Q है, क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में होता क्या है स्टूडेंट, व्हेन वी आर टचिंग, जब हमारी उंगली हम कंटेनर को टच करेंगे हमारी उंगली थोड़ी सी ठंडी कोल्ड महसूस होगी। सो नाउ यू अंडरस्टूड दी एक्सप्रेसिंग हीट चेंज, हीट चेंज किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता आप अंडरस्टैंड हो गए। वन मोर थिंग आई लाइक टू गिव इन दिस ओनली, इन एग्जामिनेशन 1 और 2 मार्क्स ऑलवेज इज एक्टिंग लाइक गिविंग, जस्ट उन्हें एक इक्वेशन दे देता C plus O गिव राइज टू CO2। इक्वेशन देने के बाद उन्हें बोलता कमेंट ऑन दिस, दैट मीन्स यू नीड टू राइट द इंफॉर्मेशन on this. So you need to, what you have to write, you have to write that the above given equation, that is carbon and oxygen give rise to CO2 plus Q2 is an exothermic reaction. You need to write this is an exothermic reaction, and after that you need to write the definition of exothermic reaction. Yes, what is exothermic reaction, already you know the definition. Once again I will tell you, the reaction in which heat release is called exothermic reaction. सेम आपको ये इक्वेशन दे सकता है N2 plus O2 गिव राइज टू 2NO माइनस Q देकर इसके बारे में लिखो। तो आप लिखना द गिवन इक्वेशन N2 plus O2 गिव राइज टू 2NO is an endothermic reaction. So endothermic reaction is the reaction in which heat observed. इस रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज हो रही थी या लिबरेट, आप यहाँ पे हीट क्या बोलेंगे, रिलीज और लिबरेट, और यहाँ पे हीट क्या रहती, ऑब्जर्व। सो एक्सप्रेसिंग द हीट चेंज, या यहाँ तक आपको मालूम हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर कंटिन्यूइंग विद द एक्सप्रेसिंग द गैस इवॉल्व। नाउ द थर्ड थिंग इज एक्सप्रेसिंग गैस इवॉल्व। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड थिंग जो गैस इवॉल्व होती है यानी कि गैस निकल के आती है, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर दैट आई विल राइट वन एग्जाम्पल रिएक्शन हियर। ओके, द एग्जाम्पल रिएक्शन इज नथिंग बट, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, दिस इज जिंक। ओके, ये आपके पास हो गया जिंक। ओके, उसके साथ मैं रखूँगा H2SO4। H2SO4 ये एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो आपको एक साल्ट बन जाएगा जिसका नाम है ZnSO4। आफ्टर फॉर्मिंग अ साल्ट यहाँ पे आपको एक हो जाएगा H2 यानी कि गैस। तो यहाँ पे देखिए ये जो Zn है ये सॉलिड है, S लिख लिए हमने। ओके, H2SO4 क्या होता है, एक एक्वा होता है या फिर एक लिक्विड कह सकते हैं आप। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A और Q लिखेंगे। और जो ZnSO4 है ये एक सॉलिड होता है। ओके, ये सॉलिड अगेन हम सॉलिड होता है बट इन दिस रिएक्शन दिस इज इन एक्वा फॉर्म। तो ये एक्वा फॉर्म में होगा तो हम इसको AQ लिखेंगे।
और ये हो गया गैस G। लेकिन यहाँ पे गैस को यानी कि इंडिकेट करने के लिए अपवर्ड एरो भी हम लिखते हैं। इफ़ अ गैस इवॉल्व इन रिएक्शन इट इज़ डोनेटेड बाई अपवर्ड एरो, यानी कि ये जो होता है हम इसको ऐसा जो गैस है इसको अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। सो ये हो गया आपका एक्सप्रेसिंग गैस इवॉल्व। और वन मोर थिंग आईड लाइक टू गिव दिस कि यही जो एक्सप्रेसिंग होता है अगर दो सॉल्यूशंस में रिएक्ट होने के बाद लिक्विड बनता है तो वो लिक्विड को हम डाउनवर्ड एरो के हिसाब से यहाँ पे प्लेस करते हैं यानी कि इंडिकेट करते हैं। तो ये तो खैर अब हमारी दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक बट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग प्रेसिपिटेंट फॉर्म। प्रेसिपिटेंट फॉर्म को एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एक्सप्रेसिंग प्रेसिपिटेंट फॉर्म आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल लाइक AgNO3। दिस इज नथिंग बट सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, this is sodium chloride, that is silver nitrate plus sodium chloride give rise to silver chloride, this is a form of salt, okay, plus sodium nitrate, this is also a type of salt। यहाँ पे भी ये दो हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम जो प्रेसिपिटेंट है, यहाँ पे प्रेसिपिटेंट जो होता है जैसा कि मैं आपको बोला था कि ये एक्वा सोल्यूशन है AgNO3 यहाँ पे, और साल्ट भी एक्वा फॉर्म में है यहाँ पे। और ये जो आपका AgCl होता है ये थोड़ा प्रेसिपिटेंट फॉर्म में आता है। प्रेसिपिटेंट फॉर्म जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल दिया था कि एक सॉलिड फॉर्म रहता, तो इसको स्मॉल s से डिनोट करेंगे और ये अगेन एक्वा फॉर्म में रहता। तो प्रेसिपिटेंट इज ऑलवेज दैट इज डिनोटेड एज S। ओके, इफ अ प्रेसिपिटेंट इन द फॉर्म इन द रिएक्शन इट इज डिनोटेड बाई ए डाउनवर्ड एरो, और जैसा मैं भी बोला था लिक्विड के लिए डाउनवर्ड एरो रहता है। सेम लिक्विड के साथ जब प्रेसिपिटेंट बनेगा तभी ये डाउनवर्ड एरो हम यानी कि इंडिकेट करेंगे। सो दिस इज द स्टेट्स ऑफ एक्सप्रेसिंग गैस इवॉल्व, एक्सप्रेसिंग प्रेसिपिटेंट फॉर्म, दिस ऑल अबाउट द एक्सप्रेसिंग द मेकिंग आवर केमिकल इक्वेशन मोर informative. Now the topics which I explained now I will place it on screen also, you can read and understood well. Okay, after that I will going to explain one more topic, and this is one of the important question in your examination also, and the topic is what information do you get from balanced chemical equation। that means बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है यानी कि इन्फॉर्मेशन हासिल होती। सेम क्वेश्चन दैट इज व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन को और एक फॉर्म में पूछेगा उन्हें, व्हाट आर द इंटरप्रिटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए आपको आंसर लिखना है। ये जो आंसर है ये एक्चुअली यूजुअली द आंसर इज कंसिस्ट ऑफ 6 पॉइंट, बट इफ यू रोट द 4 पॉइंट इट इज ऑल्सो इनफ इन योर एग्जामिनेशन, एंड दिस क्वेश्चन might ask you in 2 marks, 4 marks or 1 marks. So as per the marks you have to arrange the point as per your brain and as per your understanding skill. But as of now I am placing a 6 points on your screen, you can read and copy down the points. Now I am explaining this point. The first point says a chemical equation gives information about the reactant and product through their symbols and formula. जो पहला जो पॉइंट ये बता रहा कि जो केमिकल इक्वेशन रहता वो उसको आपको इन्फॉर्मेशन देता क्या चीज़ की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, थ्रू देयर सिंबल्स एंड फार्मूला, उसके सिंबल्स और फार्मूले के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल यहीं पे ले लीजिए आप, ये एक जिंक है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, गिव राइज टू जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा, रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का इन्फॉर्मेशन मिल रहा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो, एक है सिंबल और एक है फार्मूला। सिंबल क्या है यहाँ पे Zn है, और यहाँ पे एक फार्मूला क्या है, इसका कंपाउंड का एक फार्मूला है H2SO4। तो ये आपका फर्स्ट है, यानी कि आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सिंबल एंड फार्मूला मिल रहा। इट गिव्स द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रेशियो बताएगा आपको कि प्रोडक्ट यानी मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ओके, ऑक्सीजन हियर इज 2, sorry not oxygen, this is hydrogen, here hydrogen is 2, so here also hydrogen 2. So what is the ratio of hydrogen in reactant and product? You can see that the ratio is 2:2, and here oxygen यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भी रेशियो क्या रहेगा 4:4 सेम। सो ये आपको रेशियोज बताएगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। थर्ड पॉइंट ये बताता है इसका, as molecular mass are expressed in unified mass, the relative mass of
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर बी नोन फ्रॉम दी केमिकल इक्वेशन। ये यूनिफाइड मास किसे कहते हैं? यूनिफाइड मास एक ऐसा मास रहता है जैसा कि यहाँ पे जिंक है, जिंक का एक अपना मास होता है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक अपना मास होता है, सल्फर है, सल्फर का एक अपना मास होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक अपना मास होता है। तो जब आप ये जो मासेस रहते हैं यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस होते हैं तो उसका जो रिलेटिव मास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कैन बी नोन। जैसा कि जिंक है, जिंक यहाँ पे कितना है उसका मास रिएक्टेंट में वो मालूम कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट में कितना मास है जिंक का वो आप मालूम कर सकते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट ये बोलता है इफ़ द मासेस आर एक्सप्रेस इन ग्राम देन द इक्वेशन ऑल्सो गिव्स द मोलर रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर चेके हमारे पास इसके मासेस अगर ग्राम में अगर रहेंगे, ठीक है, तो हम इसका मोलार रेशियो है वो हम ड्राइव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इफ़ गैसेस आर इन्वॉल्व वी कैन equate this mass to their volume and calculate the volume of those gases liberate at given condition of temperature and pressure using molar mass and molar volume relation। हमारे पास एक फार्मूला रहता है मोलार मास एंड मोलार वॉल्यूम का रिलेशन। इस रिलेशन की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो गैस उसके अंदर यानी कि इन्वॉल्व थी केमिकल रिएक्शन में वो कितनी थी, और जो गैस हमारे पास इवोल्व हो गई यानी कि रिलीज हो गई उन दोनों के कितना कितना था गैस का वो हम मालूम कर सकते। यूजिंग मोलार मास एंड एवोगाड्रो नंबर वी कैन कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम द इक्वेशन। हम मोलार मास और एवोगाड्रो नंबर की मदद से उसके मॉलिक्यूलर एटम्स मालूम कर सकते जो हमको इक्वेशन दिया गया है। तो दीज आर द पॉइंट रिलेटेड टू द इंटरप्रेटेड अ बैलेंस chemical equation. This is one of the very important question and it might ask you in an examination. As I am saying that I am placing the answer on screen, you can copy down this answer and you can understand and learn the answer also. So till now just I want to summarize the thing we have learned. So till here what we have learned, we have learned what is chemical equation, what is balanced chemical equation, why should a chemical equation be balanced, and we learn about skeleton equation as well as balancing chemical equation. So just we are continuing our class in our next session. Okay student, now we are going to the last ending part of our second lesson, chemical equations and reaction. Before doing the ending part of this lesson I want to revise few things what we have learnt yet. So first you need to remember that what is chemical equation we learn, what is balanced chemical equation we learned. Okay, why chemical equation should be balanced we learned, what information we get from the balanced chemical equation we learned, and after all we have learned about different types of things like exothermic reaction, endothermic reaction, what's happen if chemical reaction take place. Like this thing we have completed, and we have done one thing like balancing chemical equation. In balancing chemical equation I actually explain only one, that is combustion of propane. Now I will going to give you few problems, that is few unbalanced equation you need to balance by your own. देखिए स्टूडेंट, ये केमिकल इक्वेशन में हमने ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ लिया था, जैसा कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं डेफिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होना चाहिए, और आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती और इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाए, जिसमें से एक एग्जांपल कंबशन ऑफ प्रोपेन हमने लिया था, उससे हमने करा था। उसके साथ साथ क्या होता है अगर केमिकल इक्वेशन यानी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास मेनली 4 थिंग्स होते हैं। उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है, ठीक है, उसके अंदर एक्सोथर्मिक या हीट चेंज होती है, या तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, और उसके अंदर क्या होता है प्रिसिपिटेंट फॉर्म होंगे और गैस इवॉल्व होगा। ये 4 मेन थिंग्स है केमिकल रिएक्शन को लेके, ठीक है। नाउ अभी केमिकल इक्वेशन में एक लास्ट प्रॉब्लम है। आई विल गोइंग टू प्लेस दिस प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन, यू नीड टू सी एंड लिसन माई लेक्चर। ओके, नाउ आई एम प्लेसिंग एग्जाम्पल नंबर 1, Al plus Fe2O3 गिव राइज टू Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन जो है आपका आप स्क्रीन पे देख रहे हो, Al plus Fe2O3 गिव राइज टू Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके एटॉमिक मासेस दिए हुआ है, 6 एटॉमिक मास ऑफ Al।
Al यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम होता है, आपको जैसा मालूम। Al क्या दिया 27 यूनिट्स, ठीक है 27 यूनिट दिया हुआ है। Fe क्या होता है आयरन होता, ये आपको मालूम है। आयरन का क्या दिया हुआ है 56 यूनिट्स। एंड O ऑक्सीजन होता O जो 16 यूनिट दिए हुआ है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको इसका जो है मास वगैरह चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे 2Al यानी कि 2 × 27 यूनिट हो गए, प्लस Fe2O3 है तो यहाँ पे 2 × 56 यूनिट हो जाएंगे, प्लस 3 × 16 यूनिट गिव राइज टू, फिर Al2 है सेम 2 × 27 यूनिट्स प्लस 3 × 16 यूनिट्स प्लस 2Fe दैट इज 2 × 56 यूनिट्स। जब मैं इसको प्लस कर लूँगा तो मेरे को क्या बन गया 54 यूनिट प्लस 160 यूनिट्स गिव राइज टू 102 यूनिट्स प्लस 112 यूनिट। और यहाँ पे हम ये 54 यूनिट्स के बजाय हम 2 मोल्स ले लेंगे, ठीक है, प्लस 1 मोल लेंगे गिव राइज टू 1 मोल प्लस 2 मोल। नाउ उसके नीचे नेक्स्ट स्टेप आएगा 56 ग्राम प्लस 160 ग्राम गिव राइज टू 102 ग्राम प्लस 112 ग्राम। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सपोज दैट यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड टू गेट 1120 किलोग्राम्स ऑफ आयरन बाय द अबव रिएक्शन, यानी कि अबव जो रिएक्शन है उससे आपको करना क्या है 1120 किलो आयरन को लेके आना है, ठीक है। तो आपको एल्यूमिनियम कितनी चाहिए, तो उसके लिए सोल्यूशन एज पर द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से एल्यूमिनियम गिव राइज टू आयरन, यानी कि एल्यूमिनियम की मदद से हमको आयरन लेके आना है। तो एल्यूमिनियम कितना है अपने पास 54 ग्राम से, और आयरन कितना है अपने पास फिल वक्त 112 ग्राम से। नाउ अब एल्यूमिनियम हमको नहीं मालूम कितना रहेगा, मगर हमको मालूम क्या है कि हमको 1120 ग्राम्स आयरन लेके आना है। तो इन प्लेस ऑफ एल्यूमिनियम इट इज कीप्ड एज x ग्राम गिव राइज टू 1120 × 1000 ग्राम। तो फिर x इजिकल्स टू क्या हो गया 1120 × 1000 इंटू 54/112। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता 1000 × 54 ग्राम्स। नाउ इट्स गिव राइट टू 5,40,000 ग्राम्स और 540 kg। तो therefore to get 1200 kilograms of iron we have to use 540 kilograms of aluminium. So this is one problem. Another problem also I am keeping on screen. You need to practice these two problems. After that I am keeping few important questions related to our second lesson, the lessons chemical reaction and chemical equation. You can go through my first, you need to go through my lecture. After that you need to maintain few notes because I have given few notes on lesson itself. After maintaining the notes you need to remember the thing which is available in lesson. So this is all about our second lesson, chemical equation and reaction. Thank you. Have a great day.